प्रोफेसर कलाम की बात कर लीजिए, स्टीव जॉब्स की बात कर लीजिए, राइट, आप इंदिरा नूई की बात कर लीजिए। हमें ये समझना है कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। ये जितने भी बड़े नाम हैं, सबसे मैंने एक एक लाइन तो सीखी है, तो मेरा क्रेडिट उनको जाता है। इमोशनल तब हुआ था जब मैंने लास्ट चैप्टर लिखने के बाद उसके आखिरी में समरी लिख करके जब नीचे अपने साइन किए थे कि आलोक टंडन, कि जो एक टास्क हमें ज़िंदगी में मैं चाहता था कि मैं करूं, वो आज मैंने किया है, कंप्लीट हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप टोनी रॉबिन्स के पास रह करके और उससे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से सीख पाएँ, लेकिन उनकी बुक पढ़ के सीख सकते हैं। आप रॉबर्ट कियोसाकी से सब कुछ उनके पास जाके नहीं सीख सकते, राइट। आप इतने बड़े बड़े ऑथर हैं जिन्होंने किताबें लिख दी और आज वो नहीं हैं इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। फिर उनसे कैसे कहूँगा कि लीडरशिप केवल कॉर्पोरेट तक सीमित नहीं है और न ये बुक सीमित है। अगर इस बुक को पढ़े तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े, हर परिवार में ये बुक हो। सर, किताब में आपने 5 E's का जिक्र किया है एक लर्निंग कल्चर के लिए, लर्निंग कल्चर को डेवलप करने के लिए, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, लर्निंग ना, हाँ जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम में ना, ये फोर्सफुली बहुत ज़्यादा नहीं आती। ये कल्चर क्रिएट करना पड़ता है और जब तक ये कल्चर, संस्कार नहीं बनेंगे ना किसी टीम में अपने आप को सीखने के और आगे बढ़ने के, लर्निंग के, तब तक वो आप फोर्सफुली दे नहीं सकते आसानी से। तो इसके लिए मैंने वो 5 E जो निकाले थे, उसमें था कि सबसे पहले आप यूँ समझिए कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। फर्स्ट इज एनवायरनमेंट। हमें E से एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, क्योंकि डर में कोई भी ग्रो नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एनवायरनमेंट फियर का है तो कोई ग्रो नहीं करेगा। तो हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में, व्हाटएवर। तो वो वहाँ से आदमी ग्रोथ की तरफ सोचना शुरू करता है। तो पहला ये एनवायरनमेंट है। एज ए लीडर मैंने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब मैं एग्जाम्पलीफाई करूँगा, यानी कि मैं ये करके दिखाऊंगा कि मैं सीख रहा हूँ। तो मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा, मैं अपने टीम में जो मेरे लोग हैं, मेरे जो, या मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, तो मेरी कंपनी में जो लोग हैं, मैं जब उनसे बात करूंगा तो उनसे ये बताने के पहले उन्हें बताऊंगा कि मैं आजकल क्या नया सीख रहा हूँ और आप क्या नया सीख रहे हैं। राइट। तो एक्सपेक्टेशन भी थर्ड ही है, एक्सपेक्टेशन। एग्जाम्पल के बाद एक्सपेक्टेशन, कि ये सेट करना कि मेरे से मेरा सीनियर जब मिलेगा तो ये बात पूछेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हेड, एज एन HR हेड, एज ए डिपार्टमेंट हेड, अगर मैं अपने लोगों को इवेलुएट करूंगा जब अप्रेजल में, तो उनको ये पता हो कि मेरे से मेरा बॉस ये पूछेगा। डायरेक्ट सेलिंग हो या किसी और फील्ड में हो, कहीं पर भी सेल्स में हो, तो उसको पता है कि मेरा सीनियर मेरे से पूछेगा कि तुम आजकल क्या नया सीख रहे हो, क्या नया कर रहे हो। तो जब तक ये एग्जाम्पलिफिकेशन नहीं होगा, एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा और एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगी, राइट, तब तक चीज़ें होनी नहीं शुरू होंगी। राइट। अब ये आपने सेट कर दिया, आपने एक अच्छा माहौल दे दिया, आपने लोगों को ये बता दिया कि एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई ये तो हमें चाहिए, आपको सीखना है आगे बढ़ने के लिए, मैंडेटरी है, और एग्जाम्पल भी सेट कर दिया कि मैं भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल। राइट। तो आपको क्या लगता है, इसके बाद भी लोग सीखेंगे? तब भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आपसे सोचने लगे ना एकदम से, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही लोग सोचेंगे, क्योंकि तब भी ज़रूरत होती है। और वो जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है इनेबलमेंट की। आप उन्हें कितना इनेबल कर रहे हैं। क्या उनको आप टाइम दे रहे हैं, स्लॉट दे रहे हैं कि भाई ठीक है एक दिन हम ये करेंगे। आप जब अपना प्रेजेंटेशन करेंगे अपना, तो वहाँ पर आप ये से शुरू करेंगे कि इस प्रेजेंटेशन से या इस प्रोजेक्ट से जो मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने क्या सीखा। राइट। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम माई दिस प्रोजेक्ट एंड दिस इज द प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन। अगर आप ये बात करनी शुरू कर रहे हैं, मतलब आप सीख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। तो ये हम करेंगे। तो ये चीज़ हो गई इनेबलमेंट। उनको स्लॉट दिया, टाइम दिया। अगर वो टाइम लेना चाहते हैं, वो 5 दिन काम करने के बाद वो कहते हैं कि आधे दिन ऑफिस में कुछ किया जाए, तो हम एक शायद एक रूम बना दें जहाँ पर कि हमारे सारे लोग आकर के बैठें, जितने भी लोग वहाँ पर हैं, और वो आपस में डिस्कस करें कि उन्होंने इस वीक में क्या, तो एक दूसरे से सीखेंगे। राइट। तो ये हो गया इनेबलमेंट। जब आप इनेबल कर देते हो तब चीज़ें एम्बाइब होती हैं। लास्ट इज एम्बाइब। कल्चर में कब कन्वर्ट होगा, जब वो एम्बाइब हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया। क्या बात है। आई होप मैं आपके सवाल का ठीक से आंसर दे पाया। बहुत अच्छे से समझ आ गया। और आई एम श्योर इस किताब के अंदर
लोगों को मज़ा आने वाला है। एग्जैक्टली सर, इसमें एक और यूनिक चीज़ है जो मुझे बाकी किताबों में नहीं दिखी, वो थी ग्रोथ ब्लूप्रिंट और डेलीगेशन साइकिल। जी, ये किस तरह से हमारे लीडर्स को, हमारे रीडर्स को, जो फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं, उन्हें किस तरह से बेनिफिट करेगा? आपने बहुत फाइन क्वेश्चंस निकाले हैं इसके अंदर से। आई एम हैप्पी दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। नथिंग विच इज़ वेरी वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है इस चीज़ को करना, क्योंकि डेलीगेशन साइकिल, अगर मैं इस वर्ड पर ही जाऊँ, डेलीगेशन साइकिल, तो हमें कोई काम डेलीगेट करना है, बट उसकी एक साइकिल है, वो हमें साइकिल समझ लेनी है। डेलीगेट कौन करता है? लीडर अपनी टीम को डेलीगेट करेगा, जो टीम लीडर होगा वही अपने काम अपने टीम को करेगा, राइट? सुपरवाइजर अपने टीम को करेगा, या लीडर अपनी टीम को करे, जो सुपरवाइजर है वही लीडर है। तो अगर उसको कोई करना है तो आप एक चीज़ सोचिए कि वो किसी को भी कोई भी काम अगर डेलीगेट करेगा तो क्या सक्सेसफुली कर पाएगा वो? मेरे ख्याल से नहीं, कुछ परसेंट चांसेस हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है उसके लिए? लोगों की स्ट्रेंथ को समझना, हाँ, कि इस काम को करने की काबिलियत किसके अंदर है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कर सकता है। अब अगर वो पूरी तरह से काबिल नहीं है तो सीखने के अंदर कैपेसिटी किसके अंदर है, जिसको कि उस डायरेक्शन में सिखाया जा सकता है। तो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड द जॉब, then understand the strength of an individual, identifying the individual, developing the individual, करेक्ट। then mentoring the individual. साइकिल ऐसे कंप्लीट होती है। पहले काम समझ लिया, किसको देना है ये आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सिखाया, और फिर उसको डेलीगेट करके मेंटर किया। धीमे धीमे जॉब डेलीगेशन से ग्रोथ पर जाते हैं। अब जब आप जॉब डेलीगेट करने लगते हैं तो, और जब आप मेंटरिंग स्टेज में आ जाते हैं, डेवलप करने के बाद मेंटरिंग स्टेज पर आ जाते हैं, तो वहाँ से उसकी इंडिविजुअल की ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्टार्ट होती है। राइट। वहाँ से ग्रोथ पाथ होता है। अब ग्रोथ पाथ की बात करते हैं। ग्रोथ पाथ में क्या होगा? डेलीगेट कर दिया, उसकी मेंटरशिप हो गई। जब मेंटरशिप हो गई, अब उसको यहाँ से शुरू होता है ग्रोथ पाथ में एवेल्युएशन एंड फीडबैक, राइट। कि उसके काम को हमने एवेल्युएट किया, उसका फीडबैक क्रिएट किया, उसके हिसाब से उसे अगली टास्क दिए, सो दैट कि वो और बेहतर कर सके, और बेहतर टास्क ले सके, और बेहतर परफॉर्म कर सके। ये पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है ग्रोथ का, डेलीगेशन साइकिल से लेकर के ग्रोथ तक। और जब वो ये काम करने लगता है, जहाँ पर हम डुप्लीकेशन की बात करते हैं कि मेरा डुप्लीकेट कैसे क्रिएट होगा, हम काम को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, मेंटर करेंगे, फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, फिर फीडबैक देंगे, और धीमे धीमे वो मेरा डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। जो काम मैं कर सकता हूँ जिस तरीके से, वो काम वो भी कर सकता है, और अगर मैं किसी को सिखा करके आगे बढ़ा सकता हूँ तो वो करने के लिए रेडी है। कई बार हम बिना सोचे समझे एक्शंस ले लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला कर ही लेगा। एग्जैक्टली, वो गलती कर जाते हैं। यही पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कर भी पाएगा या नहीं। एग्जैक्टली और आप उससे कराना चाहते हैं तो क्यों, वही क्यों, वही क्यों। कुछ तो उसके अंदर एबिलिटी होगी ना इस काम से रिलेटेड। Right. आप हर काम हर किसी से नहीं कराते, और एक काम सबसे नहीं कराते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी के लिए अपने इंडिविजुअल, तो उनकी स्ट्रेंथ है। यही जो डेलीगेशन की साइकिल है, और ऐसे ही ग्रोथ आती है। तो ग्रोथ ब्लूप्रिंट ऐसे ही तैयार होता है। ये बहुत अच्छा था कि स्ट्रेंथ को समझा, फिर उसे समझा कि हाँ वो इस लायक है, फिर उसे मेंटोर किया। यस, और उसके बाद भी उसे फीडबैक दिया। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया कि अब ये हमारा डुप्लीकेट बन गया है, बट नहीं, ये पूरा प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस है। यहाँ पर जब चीज़ें लैक होती हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में सेकेंड लाइन नहीं तैयार होती। हाँ, इट इज़ अ वेरी कॉमन लैंग्वेज फॉर एवरी लीडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ सेकेंड लाइन, राइट। बट हाउ टू क्रिएट अ सेकेंड लाइन ये लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, इसलिए मैंने इस चीज़ को डाला कि अगर ये समझ लेंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। किताब में आपने कहा है लीडरशिप एक लेगेसी है, एक विरासत है। जी, इसका क्या मतलब है? यूँ समझिए कि अगर लेगेसी वर्ड या विरासत को अगर समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि वो काम जो आज आप कर रहे हैं, आपके बाद और लोग तैयार हों जो उस काम को आगे बढ़ा सके। एग्जैक्टली। शाब्दिक अर्थों में कुछ इस तरीके की बात आती है। लीडरशिप भी बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि लीडर मैंने सीख लिया, अगर मेरे अंदर काबिलियत आ गई एक अच्छा लीडर बनने की और मैं लीडर बन गया, अगर मैं अपनी टीम से नए लोगों को लीडर नहीं बना पा रहा, हाँ जी,
तो ये मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि मैं एक अच्छा लीडर था। करेक्ट। राइट। आई कैन बी अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड एंड स्किल्ड इंडिविजुअल, जो मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करता हूँ, मैं टीम को भी बहुत अच्छा हैंडल करता हूँ, लेकिन अगर मैं टीम में लीडर तैयार नहीं कर पा रहा तो मैं सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकता। हाँ, राइट। रेटेड नहीं रहूँगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। लोग थोड़ा सा वेरी हो सकता है इस बात से कर जाए, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि एक अच्छा लीडर टीम को तो लीड करता है, बट वो अपनी टीम से लीडर तैयार करता है। राइट। इससे भी ज़्यादा जब लेगेसी की बात आती है तो वो ये कि आप अपने टीम में ऐसे लीडर तैयार करते हो जो भविष्य में लीडर तैयार कर सकते हैं, तो आपकी लेगेसी क्रिएट होती है। बिल्कुल। नहीं तो उसके लिए क्या करना है, वो कैसा कल्चर क्रिएट करना है, कितना बड़ा विजन देना है अपने लोगों को, राइट। वहाँ से लेगेसी बनेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि लेगेसी में, कि एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरी लेगेसी मेरे ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से कुछ चला आ रहा है, वो मेरी लेगेसी है। अब मेरे साथ मेरे ग्रैंडफादर भी नहीं है इस समय और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी नहीं है, बट वो जो होता था वो आज भी अगर हो रहा है तो वो लेगेसी है इस परिवार की। तो इसी तरीके से लीडरशिप, क्या आपकी सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड और फोर्थ जनरेशन लीडरशिप भी अगर वही काम करने को तैयार है और उसी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, इसका मतलब आपने एक अच्छी लेगेसी क्रिएट कर दी है। Correct. और ये बिना अच्छे विजन और मिशन क्रिएट किए नहीं हो सकती। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे आगे जनरेशंस तक काम आए, बिल्कुल, तभी वो लेगेसी क्रिएट होगी। बिल्कुल, तभी लेगेसी क्रिएट होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा लीडरशिप लेसन कब मिला और क्या था? हाँ, मैं तो यूँ कहूँगा कि लाइफ में जितने भी लेसन मिले वो सारे ही बड़े थे, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ लेसन्स, पर्सनल और प्रोफेशनल, वट एवर लाइफ इट इज़। आपकी जो जीवन है उसमें आपको लेसन्स मिलते हैं, आप कैसे लेते हैं और कितना लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरे 33 साल के प्रोफेशनल करियर और मेरी 55 के आसपास की एज में कितने लेसन मिले और सबसे बड़ा कौन सा था, तो ये मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बहुत तो ज़रूर बताऊंगा कि मुझे लेसन खूब मैंने ज़िंदगी में मिले हैं और लिए भी हैं, और उन्हीं की वजह से आज आपके आगे बैठा हूँ। आपको लगता है यूथ को आज की डेट में एक यंग एज में ही लीडरशिप सीखनी चाहिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। ओके। बिकॉज इंडिया इज़ ए यंग कंट्री, और आज जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है उसमें यूथ बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और आने वाले 5 साल में ये डोमिनेट करेगा। जो आज का यूथ है ये एक सेगमेंट को बिजनेस में डोमिनेट करेगा, प्रोफेशनलिज्म में डोमिनेट करेगा। राइट। और अगर वो अभी से नहीं सीखेगा, आज से 5 साल बाद सीखेगा, तो 5 साल बाद अगर उसने सीखना शुरू किया तो 5 साल चीज़ें डिफर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यंग एज में सीखें। और अभी उनके अंदर करेज है, हाँ, राइट, अभी उनके अंदर करेज है, अभी उनके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी है। तो अभी वो बहुत सारी उनके पास लर्निंग्स आ रही हैं। राइट राइट। बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इस समय अगर उनके पास स्किल और एबिलिटी, लीडरशिप एबिलिटी अगर उनके अंदर अभी आ जाती है, तो वो मेक एंड ब्रेक की जगह ना सिर्फ मेक वाली स्टेज होगी। राइट। वो सिर्फ ग्रोथ होगी वहाँ पर, और फ्यूचर इसी से है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे लगता है कि लीडर यंग एज में सीखना बहुत ज़रूरी है। राइट। और वो यंग की डेफिनेशन क्या है? क्या वो 20 से 30 साल है या 30 से 40 साल है? देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया की यंग कंट्री की, तो आप आज की तारीख में इतने एक मेजर पॉपुलेशन 35 की एज के नीचे है। मोर देन 60% पॉपुलेशन, 66% पॉपुलेशन इज बिलो द एज 35। राइट। तो इंडिया इटसेल्फ इज अ यंग कंट्री। द मोमेंट यू आर डन विथ योर स्टडीज, हाँ, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री मार रहे हो, दैट इज़ द टाइम जहाँ से आपको अपनी बाकी की एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वहाँ से आपकी रनिंग आती है। राइट। आप, और उसके बाद कोई एज नहीं होती। आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए यंग एंटरप्रेन्योर। क्या बात है, एक्सीलेंट। आई ट्रीट माई सेल्फ एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मुझे, अगर अभी मैंने 10 साल नहीं है, मेरे 33 साल का मेरे जॉब का एक्सपीरियंस है, वाह। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा अभी जो ड्यूरेशन है वो उतना बड़ा नहीं है, तो आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर। नाइस। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑलवेज सी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज शुड नॉट बी द बार,
बट द मोमेंट आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आप एंट्री मारते हैं राइट प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो दैट्स अ राइट टाइम। एंड उसके बाद आप जब तक सीखना चाहें तब तक आप यंग बने रहेंगे। हाँ 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 नाइस। यही यूथ से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। यूथ स्पेशली ये जो टाइम है 2025 चल रहा है ये साल, फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। देयर आर सो मैनी थिंग्स जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे हम वो एंटरटेनमेंट की बात करें। इंस्टाग्राम फुल ऑफ एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, और सरप्राइजिंगली ऐसे लोग जो एंटरटेनमेंट वाली रील्स बना रहे हैं वो बहुत करोड़ों में पैसे भी कमा रहे हैं जी। तो यूथ कहाँ एक तरफ सोच रहा होता है कि मैं एक अच्छा बिजनेस बनाऊँ, सेट करूँ, सब सेट बनूँ, दूसरी तरफ उसका ध्यान भटक जाता है कि भाई ये वाले प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है, वो प्रोफेशन में ज़्यादा पैसा है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ऐसे में यूथ कैसे वो एक फोकस होकर, ऑफ कोर्स इस तरह की किताबें, आप जैसे इस तरह के पॉडकास्ट बहुत काम आते हैं, लेकिन यूथ को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती कहीं ना कहीं। उसके लिए यूथ को क्या वो की स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि वो एक अलाइंड रहे और सही डायरेक्शन में चले? पहले तो मैं बोलूँगा कि जो रील बनती हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ पर सोशल मीडिया से लोग पैसे कमा रहे हैं, तो दैट्स लेट अस टेक दैट आल्सो एज अ प्रोफेशन। राइट। तो एज अ प्रोफेशनल वो अपने आप वो दे हैव बिकम एन इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर। जो आप पैसे कमा रहा है, अपना वीडियोस डाल रहा है और कुछ मैसेज दे रहा है और लोग उसको देख करके, चाहे भले वो फन दे रहा हो, हाँ जी। तो अगर 10 मिनट की खुशी मिलती है किसी चीज़ को देख करके, और ऐसे बहुत लोग देखते हैं खुश होने के लिए, और अगर उससे बिजनेस आ रहा है तो इट्स माई बिजनेस। राइट। तो लेट अस टेक दैट वे। ना लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अपना विजन हो, अपने लाइफ के गोल हो, और अपनी स्ट्रेंथ को एवेल्युएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं क्या कर सकता हूँ। राइट राइट। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके आगे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं एक किताब लिख सकता हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, लेकिन हो सकता है मैं बहुत अच्छी रील ना बना सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा। मेरे दोस्त हैं, मेरे ऐसे साथी हैं जो बहुत अच्छे अपने वीडियोस बना करके और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं तो आज तक नहीं बना पाया। आगे बना पाऊंगा या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ। राइट। जो मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पहचानी, मैं स्ट्रेंथ पहचान करके मैं कंपनियों के साथ जुड़ता हूँ, कंपनियों में कैसे आगे ग्रोथ चाहिए उनको कोच करता हूँ, उनके लोगों को गाइड करता हूँ, उनके लिए प्रोसेस तैयार करता हूँ, उनके लिए स्ट्रेटजीज तैयार करता हूँ, बचे टाइम में बुक लिखता हूँ, फिर आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ। मैं तो रील नहीं बनाता अभी। राइट। आगे बनाऊंगा या नहीं ये मुझे अभी भी नहीं पता, लेकिन हर किसी के पास अपनी स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ पर अगर फोकस करेंगे तो ग्रो करेंगे। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये कि यूथ के लिए खास तौर से मैं बोलूँगा कि जो आपने कहा था ना थोड़ा सा भटक जाते हैं, हाँ जी। तो भटकने का सिर्फ कारण ये है कि उनको अभी ये खुद नहीं पता कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। गोल्स क्लियर नहीं है। हाँ। तो जिस दिन उनके गोल्स क्लियर हो जाएंगे उस दिन उनको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। उस समय उन्हें अपने साथ एक अच्छे मेंटोर या कोच की ज़रूरत है जो इन्हें डायरेक्शन दे सके कि इस गोल पर अगर जाना है तो इस तरीके से जाओगे। वो एक रोड मैप क्रिएट हो जाए उनके लिए, एक पाथ क्रिएट हो जाए, और उसके बाद उस पर चल जाएंगे और कर लेंगे। बिकॉज यंग जितने एनर्जेटिक हैं उनके लिए अचीविंग सक्सेस हमेशा 10 साल लगे, उतनी बड़ी सक्सेस वो 5 साल में ले लेंगे। राइट राइट। दैट्स हाउ। सर हमने लीडरशिप पे बात की है, आपके लिए ऐसा कौन सा रोल मॉडल लीडर है जिसे आप फॉलो करते हैं? ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में जब आपको सीखने की कोशिश करते हो ना, तो आप एक व्यक्ति से सब कुछ नहीं सीख पाते। बिल्कुल। आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो, लोगों के बारे में जैसे जैसे जानना चाहते हो, इतने सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं, इतने सारे लोगों ने वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है दुनिया में, और जितने बड़े बड़े नाम हैं आप कहीं से भी ले लीजिए। आप चाहे प्रोफेसर कलाम की बात कर लीजिए, स्टीव जॉब्स की बात कर लीजिए, राइट, आप इंदिरा नूई की बात कर लीजिए, आप किसी की बात कर लीजिए, या जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, राइट, आप उनकी बात कर लीजिए। जितने भी लोग आ रहे हैं इन सब के अंदर अपनी अपनी काबिलियत है। हमें ये समझना है कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं।
बिल्कुल। तो कभी अगर आप किसी एक को सिर्फ फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्टाइल उनके स्टाइल जैसी हो जाएगी। राइट। और जब आपके उनकी स्टाइल जैसी हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको माहौल वैसा मिल जाए, सुविधाएं वैसी मिल जाएं, अपॉर्चुनिटी वैसी मिल जाए जो आप उनके जैसा कर जाओ। करेक्ट। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने सीखा है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों से 1 to 1 सीखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे उनके बारे में पढ़ के सीखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े जिनके सेशंस अटेंड करके मैंने कई दिनों के 40-40, 50-50 घंटे के सेशन अटेंड करके मैंने सीखा है। तो इसलिए मैं एक किसी को नहीं क्रेडिट दूंगा रोल मॉडल होने का। ये जितने भी बड़े नाम हैं सबसे मैंने एक एक लाइन तो सीखी है, तो मेरा क्रेडिट उनको जाता है। क्या बात है सर। किताब में आपने 7 पिलर्स के बारे में बात की है जी। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ एक पिलर आप बता दें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैं सातों पढ़ूंगा ही, लेकिन किसी एक से अगर मुझे शुरुआत करनी हो। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा कि वो जो सेल्फ असेसमेंट वाला जो चैप्टर मैंने शुरुआत में दिया है, उसको ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद अपने आप को एवेल्युएट करें। वहाँ से आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि वो पहला कौन सा है जो आपको पढ़ना है। राइट। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एटीट्यूड से शुरू करना है। आपकी स्ट्रेंथ है, आपका एटीट्यूड अच्छा है सुप्रीत जी, तो आपको उस समय उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाद में जान लेंगे। लेकिन अगर किसी और पॉइंट की ज़रूरत है, आप खुद एवेल्युएट करेंगे, पहले वहाँ से पढ़ लीजिए। सर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने की कोशिश की, कभी ख़त्म ही नहीं कर पाया क्योंकि लगता था कि वो सीक्वेंस में ही जाना है। लेकिन सेल्फ असेसमेंट वाला सिस्टम आपका बहुत अच्छा है कि हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि पहले हमें ये काम करना है, तो उसके बाद हम ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें भी पढ़ें। डेफिनेटली मैंने कोशिश यही की है। और जो अभी भी बात कर पा रहे हैं, जो आपको ब्रीफ में बता रहे हैं, हर चैप्टर में बहुत कुछ है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे चैप्टर को तो और ज़्यादा समझ में आएगा। राइट। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि डिस्कशन जो हमारा हो रहा है वो सिर्फ 10% ही है। ये किताब बहुत एक पूरी ज्ञान से भरी हुई है। इसे हमने सब ने ज़रूर पढ़ना है। राइट। थैंक यू सो मच सर, किताब लिखते टाइम बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट्स भी रहे होंगे, क्योंकि आपने किताब दिल से बनाई है। जिस तरह से आप जवाब दे पा रहे हो, और मैंने इसकी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है, बहुत दिल से बनाई हुई किताब है। 1-on-1 ऐसा लग रहा है कि खुद आप बातचीत कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। ऐसे में बहुत सारे इमोशंस रहे होंगे। कोई इमोशनल मोमेंट आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ? सुप्रीत जी, आपको बताऊं, शायद मैं पहले आपसे जिक्र कर भी चुका हूं कि ये किताब लिखने का मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था कि जब फ्री होऊंगा तो एक किताब ज़रूर लिखूंगा अपने अनुभव पर, और जो भी मेरी थोड़ी बहुत सीख है उस सीख को आगे लोगों को दूंगा। और अगर लोगों को पसंद आएगी तो और किताबें भी आएंगी। तो जब इस किताब को लिख रहा था तो जो इमोशनल मूवमेंट था, सबसे इमोशनल मूवमेंट, 2 इमोशनल मूवमेंट थे। एक इमोशनल मूवमेंट था जब मैंने इसका पहला चैप्टर लिखना शुरू किया था। तो ये फील आई थी कि चलो अब मैं जो करना चाह रहा था इतने दिनों से उसकी शुरुआत कर दी है। और मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल तब हुआ था जब मैंने लास्ट चैप्टर लिखने के बाद उसके आखिरी में समरी लिख करके जब नीचे अपने साइन किए थे कि आलोक टंडन, कि जो एक टास्क मेरी ज़िंदगी में मैं चाहता था कि मैं करूं, वो आज मैंने किया है, कंप्लीट हुआ है। तो एक मेरा जो ऑब्जेक्टिव था लाइफ का बहुत बड़ा, वो मैंने पूरा किया है। तो इसमें बहुत समय लगाया और बहुत सारा अनुभव इसके पीछे मेरी ज़िंदगी है। राइट। सो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि किताब जब बनती है तो हमारे सालों का अनुभव होता है उसके अंदर, कई सालों का अनुभव। तो हम अगर कुछ सीखना चाहते हैं किसी की गलतियों से, किसी के एक्सपीरियंस से, तो एक किताब पढ़ें। बिल्कुल, वेरी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत आसानी से। मैं आपको मतलब कितने ऐसे एग्जाम्पल दूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि आप टोनी रॉबिन्स के पास रह करके और उससे सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से सीख पाएँ, लेकिन उनकी बुक पढ़ के सीख सकते हैं। आप रॉबर्ट कियोसाकी से सब कुछ उनके पास जाके नहीं सीख सकते। राइट। आप इतने बड़े बड़े ऑथर हैं जिन्होंने किताबें लिख दी और आज वो नहीं हैं इस दुनिया में। बिल्कुल। फिर उनसे कैसे सीखेंगे? तो उनकी किताबें हैं, उनका अनुभव वहाँ पर है जिनसे आप सीखते हैं। आप स्टीव जॉब्स के पास नहीं जाके सीख सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफी, कैसे वो इतने पावरफुल लीडर बने, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बने, वो आप उनकी बुक से पढ़ करके उनकी सोच समझ सकते हो। राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जो ये बड़े बड़े लोगों ने किताब बनाई है, सर आपने किताब बनाई है,
कोई हिडन चीज़ें नहीं रखी हुई, सब कुछ डाल दिया है इसमें, एक सारा एक्सपीरियंस और सारे टैक्टिक्स सब कुछ डाला है, कुछ अपने पास नहीं रखा। दैट्स द बेस्ट पार्ट। कोई भी ऑथर मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ बचा के नहीं रखता और रख भी नहीं सकता। अगर वो बचा के रखेगा तो वो बुक नहीं लिख सकता। वाह, क्या बात। अगर वो बचा के रखेगा तो बुक नहीं लिख सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जिस कंटेक्स्ट में वो लिख रहा है उसके अलावा उसके पास अभी और बहुत कुछ हो जो बाद में आए, इसलिए आपको सीरीज ऑफ बुक्स मिलती हैं ऑथर्स की। करेक्ट। या उनके पास इतना कुछ है कि वो एक किताब में नहीं समा सकता, तो लोग कई किताबें लिखते हैं। कितने बड़े बड़े ऑथर हैं जिनकी एक सीरीज ऑफ बुक्स आई हैं, 8-8, 10-10 बुक्स लिखी हैं, उससे ज़्यादा भी लिखी हैं, और सारी की सारी बुक्स सक्सेसफुल गई हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि ज़िंदगी में उतना बड़ा अनुभव है उनके पास, जो एक किताब में नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। सर ये बताइए, A to Z ऑफ लीडरशिप, क्या ये सिर्फ कॉर्पोरेट वालों के लिए बेनिफिशियल रहेगी, या हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या होम मेकर्स हैं, ये भी इसका कुछ बेनिफिट ले पाएंगे? मैं बताऊं तो ये सिर्फ कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए नहीं है। ओके। कॉर्पोरेट लीडर्स तो उसको देखेंगे ही, उसका तो बेनिफिट लेंगे, बट हमें ये समझना है, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि लीडरशिप का मतलब कॉर्पोरेट या आजकल लीडरशिप को बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग, दो ही जगह लीडर लोगों को पता चलते हैं। लीडरशिप किसी डोमेन में डिफाइन नहीं हो सकती या कंस्ट्रक्ट उतनी जगह में आकर के दायरे में नहीं बन सकती, क्योंकि एक होम मेकर भी है ना, उसके पास भी वो सारी एबिलिटी है होनी चाहिए जिससे वो पूरे घर को, पूरे सिस्टम को लीड कर सके। राइट। और वो करती हैं। नहीं, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, आप अगर रिलेट करके देखिए एक होम मेकर की लाइफ में, क्या उनका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, उन्हें एटीट्यूड पर काम करना होगा, क्योंकि उन्हें ह्यूमन, क्योंकि जहाँ जहाँ हम ह्यूमन से डील करेंगे वहाँ पर हमारे एटीट्यूड, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी स्किलिंग, राइट, हमारे कम्युनिकेशन लोगों से, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम लीडरशिप को सिर्फ वहीं तक ला करके अक्सर सोच लेते हैं। मैं कहूँगा कि लीडरशिप केवल कॉर्पोरेट तक सीमित नहीं है और न ये बुक सीमित है। अगर इस बुक को पढ़े तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े, हर परिवार में ये बुक हो। क्या बात है, नाइस। तो सर इसी के साथ हम ऑलमोस्ट लास्ट मेन क्वेश्चन पे आ गए हैं, जिसके बाद हम रैपिड फायर में जाएंगे। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपसे चाहूँगा A to Z ऑफ लीडरशिप पे, कि अगर कोई एक यूथ या एंटरप्रेन्योर या होम मेकर या कॉर्पोरेट वाले इस किताब को पढ़ें, तो कोई एक ऐसा मैसेज वो इस किताब से लें जो उन्हें हमेशा गाइड करता रहे। कि हम मशीनों को नहीं, हाँ, इंसानों को डील कर रहे हैं। एक्सीलेंट, क्या बात है। जब आप ये सोच लेते हो ना कि जो व्यक्ति जिसको लीड करना है या जिसको डील करना है, जिससे मेरे रिश्ते हैं, जिसको मैं अपने क्लोज लेकर के आऊँगा, मेरे क्लोज नेट में है, जिससे मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक इंसान है। बिल्कुल। जब ये समझ में आने लगेगा तो आपके धीमे धीमे आपका एटीट्यूड वैसा हो जाएगा, उस तरीके से बिहेवियर आपके हो जाएंगे, उस तरीके की आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगी कि आप लोगों को उस तरीके से इमोशनली हैंडल कर पाएंगे। राइट, आप अपने आप को, जहाँ पर आपको खुद एहसास होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, तो जहाँ एहसास होगा कि आप अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं, तो आपकी अपस्किलिंग वहाँ पर होती रहेगी। और उसके बाद आप अपनी बात को लोगों के आगे बेहतर तरीके से रख पाएंगे, जिसे हम कहते हैं सेलिंग, अप सेलिंग। इट इज सेलिंग इज नॉट अबाउट, मैंने बोला था कि वो किसी आइटम को सेल करना है, सेलिंग अबाउट सेलिंग योर आइडियाज। एग्जैक्टली। अगर मैं अपनी बात को आपके आगे सही तरीके से रख पा रहा हूँ और आप उनसे एग्री करके उसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो मैंने अपने विचार आपको भेज दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि वी आर डीलिंग इन लाइफ विथ ह्यूमंस, राइट, नॉट विथ मशीन्स। अगर ये क्रक्स भी रहा तो शायद हम बहुत बेहतर कर जाएंगे। किताब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं और सबको समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी मिल जाएगी इस पॉडकास्ट से कि इस किताब में उन्हें क्या मिलने वाला है। और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये सिर्फ़ और सिर्फ किताब का एक ट्रेलर है, सिर्फ 10% है। हमारी 200 पेज की ये किताब है। हाँ, ये तो मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हम ये जो 40 मिनट में, 30 मिनट में, 40 मिनट में जो बातें कर रहे हैं, तो ये किताब उससे तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, रैपिड फायर राउंड, जहाँ पे अच्छा। आपको एक वर्ड या एक लाइन के अंदर आंसर देना है। करें सर, एक वर्ड में लीडरशिप।
क्रिएटिंग लेगेसी। वाओ, इससे बेटर जवाब नहीं हो सकता था। सर, किताब में आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? पूरी किताब ओके। बहुत मेहनत से लिखी है, पूरी किताब मेरी फेवरेट है। कोई एक चैप्टर बता के आप उसे उसका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक चैप्टर में नहीं, जो पढ़े इस किताब को धीमे धीमे करके, एक बार में नहीं तो धीमे धीमे करके ख़त्म करे। चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ सकते तो अपने मन से जो रिक्वायर्ड चैप्टर है वहाँ से पढ़ के करें, लेकिन पढ़ें पूरा, आपके बहुत फ़ायदे की है। सर, रोल मॉडल सत्या नडेला, इंदिरा नूई या कोई और? किसी एक का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे। बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, मेरे बहुत सारे रोल मॉडल आप कह सकते हो। सो सर, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड। ओके। किसी स्टूडेंट को अगर आपको लीडरशिप सिखानी हो कुछ शब्दों में, तो आप क्या कहेंगे? क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल लर्न एंड फॉलो योर लेगेसी। करेक्ट। लास्ट में आप कुछ वर्ड्स, कुछ मैसेज अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें अबाउट दिस बुक, फाइनल मैसेजेस फ्रॉम यू। ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी कुछ हमने, जैसे आपने भी बोला था, अब जो भी बात की है वो शायद हर चैप्टर की 1% 2% बात हुई है। उसके अंदर बहुत सारे विचार गए हैं, उसके साथ बहुत सारा अनुभव गया है। मैं चाहूँगा कि इसे पढ़ें और पढ़ने के बाद आप इसमें से जो चीज़ें आप अपने प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें, एक्शनेबल हैं, उन चीज़ों को एक्शंस में लेकर के आइए। क्योंकि जब आप एक्शंस में लेकर के आएंगे तो वो आपके सिस्टम में इम्बाइब हो जाएंगी, और जब वो इम्बाइब हो जाएंगी तो एक कल्चर क्रिएट हो जाएगा। वो चाहे आपकी फैमिली में हो, या वो आपके कंपनी में हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी टीम में हो, और वो वहाँ से लेगेसी क्रिएट होनी शुरू होगी। कोशिश हमारी ये है कि अगर जितने भी लोग आपके जैसे इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ बुक के साथ कुछ लोग नहीं, हम एक नई जनरेशन, टैलेंटेड, इक्विप्ड नई जनरेशन तैयार करेंगे जो देश को भी आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। नाइस, एक्सेलेंट, थैंक यू। फॉर श्योर। तो दोस्तों, इस किताब का लिंक आपको, किताब को परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे साथ कनेक्ट होते हैं जो आपको एक ज़बरदस्त नॉलेज दे सकते हैं, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बने रहिए एमिनेंट पब्लिकेशन के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।